स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज लाइफ एट लाइफ हाई। जी हाँ, बाजार हर रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है और उसके बाद एक्शन भी है भरपूर। हमारे बाजारों में भी, दुनिया भर के बाजारों में भी नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर। आइए ऐसे में मुलाकात की जाए बाजार के जाने माने दिग्गज और मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मार्सलेस से पहले आप एम्बेड कैपिटल के CEO थे और एमफी के फाउंडिंग डायरेक्टर में से आप एक हैं। नहीं, माफ़ कीजिए, एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं आप। और MSc किया है आपने इकोनॉमिक्स से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और BSc भी आपने इकोनॉमिक्स में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। सौरभ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो सर, लाइफ हाई बन रहे हैं आज भी, आप जब हमसे मुलाकात कर रहे हैं लाइफ हाई बने हैं आज भी सुबह सुबह, बहुत बहुत बधाई। और आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो के एनएवीज भी मजबूत होंगे, इन्वेस्टर्स के पैसे भी बहुत बन रहे होंगे सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल जी, आपको, आपके दर्शकों को, पूरे देश को बधाई हो। सचमुच कमाल का मार्केट है। जी। मेरे करियर में, मैं 20 साल से निवेश के इंडस्ट्री में हूँ। करियर में मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि 2.5-3% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद, 2.5 से 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद इंडिया की GDP ग्रोथ 6.5% पे, इंटरेस्ट रेट अपसाइकिल के बिल्कुल चोटी पे, कभी इस प्रकार का मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ देखा नहीं है। हाल ही में HDFC बैंक के जो रिजल्ट्स आए, 30% प्रॉफिट ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द रेट साइकिल, कमाल का माहौल है। तो इससे जाहिर है एक इंटरेस्ट आ रही है, नॉट जस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, विदेशी निवेशक धनाधन पैसा लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से विदेशी मुद्रा और बड़ी पैमाने पे आएगी। हमारी लार्ज कैप पोर्टफोलियोज इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर, हमारी लार्ज कैप पोर्टफोलियोज करीबन 19% अप है। हमारी स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज, आयरॉनिकली मार्केट में स्मॉल कैप में तेजी है, हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में उतनी तेजी नहीं आई है, 8-9% ही आप है। हाँ, बट जनरली जो आप पॉइंट बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। निवेशक जो, जिन्होंने हिंदुस्तान के मार्केट पे भरोसा करके पैसा लगाया, उनका जबरदस्त पैसा बन रहा है और बनना ही चाहिए। जी सर, आप तो इकोनॉमी में बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इतना पढ़कर भी आए हैं। तो ये बताएं सर, आप कह रहे हैं कि 2.5% ब्याज दरें बढ़ने के बाद ये हाल है, तो सोचो जब घटना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा सर। हाँ जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो इकोनॉमिक आउटलुक बहुत ही एक्साइटिंग है। अगर इन्फ्लेशन 3-4% के आसपास रहता है हिंदुस्तान में, और USA में इन्फ्लेशन 3-4% से के आसपास रहता है, अगले साल इंडिया में और US में दोनों जगह इलेक्शन है, जाहिर है सेंट्रल बैंक्स को उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल का इकोनॉमिक आउटलुक बहुत एक्साइटिंग है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में पोजीशंस है, उसको हमने लास्ट 1-2 साल में काफी बढ़ावा दिया है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, कोटक बैंक, इन सारों में हमारे बड़े बड़े पोजीशंस हैं। और हमारी उम्मीद है कि जो 20-25% प्रॉफिट ग्रोथ हम देख रहे हैं इन लेंडर्स में, वो प्रॉफिट ग्रोथ शायद और एक्सेलरेट करेगी जैसे जैसे रेट साइकिल नीचे की तरफ जाएगा। वंडरफुल, क्या बात है। तो रेट साइकिल जो नीचे आना है तो उसमें प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगी। HDFC बैंक, कोटक, चोला, बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज बड़े पसंद है सर को। सर लेकिन सवाल ये कि और कितनी तेजी, मतलब अगर कुछ एक व्यू लेना चाहूँ कि भाई कितनी यहाँ से और आपको मजबूती दिख रही है, क्या अगर आप टारगेट्स रखते हो सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह के, और साथ ही साथ रिस्क कितनी है अगर नीचे, अगर कुछ वजह से खराब हो जाए तो। ये जरा दोनों में ऊपर और नीचे की तरफ के डायरेक्शन समझना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये सारे स्टॉक्स जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें मेरा पोजीशन है मार्सेलस के PMS के जरिए से। हम्म। मेरे माँ बाप का भी है और हमारे करीबन 9,500 क्लाइंट्स का भी है। जी। नाउ, रिस्क की जब आप बात करते हो, मेरे ख्याल से दो प्रकार के रिस्क को ध्यान रखना चाहिए। एक तो पॉलिटिकल रिस्क, जैसे मैंने बोला इंडिया में भी इलेक्शन है अगले साल और US में भी इलेक्शन है अगले साल। सो पॉलिटिकल माहौल थोड़ा सा नाजुक हो सकता है अगले 1.5-2 साल से। उस ये एक वजह है जिससे थोड़ी सी एक्साइटमेंट पे काबू रखनी चाहिए। और जो दूसरा रिस्क मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए कि काफी जो इंडिया की इकोनॉमी को सहायता मिल रही है और आगे जाके मिलेगी, ये इसकी इसकी वजह है चाइना का जो इकोनॉमिक ओन गोल है। चाइना अपने आप को डैमेज किए जा रहा है US के साथ वार्तालाप में। US के साथ जो एक संघर्ष का रवैया जो चाइना ने अपना लिया है, चाइना अपना जो डैमेज कर रहा है उसका फायदा इंडिया को आ रहा है, निवेश के जरिए भी आ रहा है। विदेशियों का चाइना के मार्केट में, फॉरेन इन्वेस्टर्स का $3.5 ट्रिलियन का निवेश है।
फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया के मार्केट में केवल $0.6 ट्रिलियन का निवेश है। मतलब कि 6 गुना ज़्यादा विदेशियों का निवेश है। वो पैसा घूमेगा, वो घूम रहा है। अभी तो शुरुआत है, काफ़ी भारी पैमाने पे वो पैसा घूमेगा इंडिया की तरफ और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी घूमेगी। दवाई का मैन्युफैक्चर हमारा डिवीज़ लैब, अल्काइल अमीन्स, जीएमएम फोल्डर जैसे कंपनीज़ में इसलिए निवेश है क्योंकि हमको लग रहा है भारी पैमाने पे एपीआई का धंधा इंडिया में आएगा। लेकिन इसमें रिस्क क्या बनता है? चाइना जैसे-जैसे इकोनॉमिक हालत नाज़ुक होती जाती है, चाइना उल्टे-सीधे काम कर सकता है, आक्रामक रवैया अपना सकता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और पॉलिटिकल रिस्क को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपना जो निवेश का जो कार्यक्रम है जारी रखिएगा, बट उतना ही पैसा मार्केट में लगाइएगा जो पैसा आपको अगले 2-3 साल में ज़रूरत ना पड़े। जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत पड़ेगी, 1-2 साल में ज़रूरत पड़ेगी, उसको मार्केट में मेरे ख्याल से लगाना ठीक नहीं है। ओके, ठीक बात है। तो कम से कम 3 साल का भी। और आपने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही, चाइना वाली। मतलब बिल्कुल परफेक्ट बोले सर आपके। मतलब जैसे ही उसकी हालत ख़राब होगी, कुछ न कुछ ऐसी काम करेगा कि वो सुर्खियों में आ जाएगा। तो वो एक रिस्क थोड़ी-सी ग्लोबल मार्केट्स की, चाइना वगैरह की रहती है। आपने कुछ अच्छे क्वालिटी लेंडर्स की बात की, कुछ एपीआई वाले स्टॉक्स की भी बात की। कोई और ऐसे स्टॉक्स या फिर थीम्स हैं जो आपको पसंद आ रही है सर इस मार्केट में? देखिए, एक पॉइंट बिल्कुल साफ है कि इंडिया में प्रॉस्पेरिटी इस लेवल पे आ गई है, लोगों के पास पैसा इस लेवल पे आ गया कि सबको अपना एक घर चाहिए। सो होम बिल्डिंग का जो सिलसिला है, होम लोन लेके बैंक से या एनबीएफसी से होम लोन लेके अपना घर खरीदने का सिलसिला, ये काफी जोर शोर से चल रहा है इंडिया में। आप देख ही रहे हो कि हर साल नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, किस प्रकार से लोग अपना घर ले रहे हैं। जैसे जैसे होम बिल्डिंग का इंडस्ट्री आगे बढ़ता है, मेरे ख्याल से बिल्डिंग मटेरियल्स को और प्रोत्साहन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। और हमारे पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पीडिलाइट, एस्ट्रल पॉली, ये सारे स्टॉक्स जमे हुए हैं। जमे हुए खिलाड़ी हैं, कंपाउंडिंग बहुत सालों से दिखा रहे हैं। एंड ये इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। हम रियल एस्टेट में निवेश नहीं करते, सीमेंट में नहीं करते। हमको लगता है बैरियर्स टू एंट्री दोनों में कमजोर है, रियल एस्टेट और सीमेंट में। बट पूरा होम बिल्डिंग का जो बूम जारी है, जारी रहेगा। वहां पे हम पेंट्स और होम बिल्डिंग मटेरियल्स के जरिए से कमाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये होम बिल्डिंग्स और इस पूरी थीम से जुड़े सेक्टर्स काफ़ी और स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आईटी अब वापस से थोड़ी चर्चा में आता हुआ दिख रहा है। नतीजे तो अब तक कोई ऐसा खास खराब अच्छे दिखे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक खराब होना बंद कर रहे हैं। आपका मन करता है सर खरीदने का? देखिए, आईटी सर्विसेज की बात करो अनिल जी, तो हमारा काफी जमा हुआ निवेश है टीसीएस में, एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी में। एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी थोड़ा सा अलग है, वो आईटी सर्विसेज नहीं है, वो इंजीनियरिंग आर&डी है। बट ये तीनों कंपनीज में जो मैंने कई क्वार्टर से देखा, इंक्लूडिंग जो फर्स्ट क्वार्टर का नतीजा आया, कि ऑर्डर बुक की ग्रोथ बराबर चल रही है। टीसीएस का जो फोर्थ क्वार्टर का नंबर था, वो भी मेरे को पसंद आया। पता नहीं मार्केट में दूसरे लोगों को किस लिए पसंद नहीं आया। आप सोचिए, यूएस रिसेशन से जूझ रहा है और टीसीएस हर क्वार्टर $10 बिलियन का नया बिजनेस लेके घर आ रहा है। तो उसमें क्या निराशा की कारण है, मेरे को समझ नहीं आया। तो लास्ट क्वार्टर भी मेरे को टीसीएस के रिजल्ट पसंद आए थे, इस क्वार्टर भी पसंद आया। मेरे को पूरा आईटी का माहौल अच्छा लग रहा है। अभी अपने कोलीग्स के साथ सुबह डिस्कस कर रहा था, एआई के आते हुए इंडियन आईटी के लिए बहुत ज्यादा धंधा आएगा। विदेशी कंपनियों को एआई अपनाना पड़ेगा। एआई अपनाने के लिए वो इंडियन कंपनीज को ही भाड़ा करेंगे। सो टीसीएस में हमारा जमा हुआ निवेश है और मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में हमने एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी लेके रखा है। हमको कोई ज्यादा संकोच नहीं है। ये यूएस रिसेशन से हमको खुशी है। जैसे जैसे यूएस रिसेशन आएगी, इंडियन आईटी को ज्यादा बिजनेस मिलेगा, ज्यादा काम मिलेगा। तो ये है आपके लिए अम, पूरा का पूरा आईटी शेयरों पर व्यू। एक न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों के शेयरों में अच्छी उछाल दिखी है निचले स्तरों से। सारे जोमेटो, पेटीएम, ये आपके सारे पीबी फिनटेक वगैरह चल गए सर। क्या कुछ इस पे व्यू बदलने का वक्त है? देखिए, इन सारों में काफी हमने गहराई से इनको स्टडी किया है। नायिका हमको लगती है कि इनमें से सबसे सुलझी हुई कंपनी है। आई थिंक फाल्गुनी नायर जी, उनके टीम ने सोच समझ के जबरदस्त अच्छा प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बनाया है। अभी तक हमने नायिका में निवेश नहीं किया है, कुछ एक दो वजह है, शायद कभी और डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सचमुच बाकी जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, उनका हमको प्रॉफिटेबिलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स कुछ दिखता नहीं है और ना ही कुछ लगता है कि बहुत सोच समझ के किसी ने बनाया है। अगर आप वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी वालों से बात करो जिन्होंने इन सब कंपनीज में निवेश किया है, वो खुद ही बोलते हैं कि शायद उतना ध्यान हमने दिया नहीं था जितना देना चाहिए था,
कि एक अच्छी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी हो, एक दमदार बिजनेस बने। बहुत सारा पैसा उड़ेल के बिजनेसेस तो बने हैं, बट कितना दम है इन न्यू एज बिजनेसेस में, थोड़ा सा मेरे को डाउट है। ठीक बात है। तो थोड़ा सा जो कंपनियां पैसा बना रही हैं वहीं पर आपका भी पैसा बनेगा, ऐसा मानना है सौरभ सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए, बाजार पर सारा डायरेक्शन देने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को इन्वेस्टमेंट के कुछ बेहतरीन मौके भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।